हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगला गुप्त काल का अगला शासक हमारा है समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त से पहले मैंने चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ाया है, श्रीगुप्त और घटोत्कच भी पढ़ाया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो वहाँ से देख लेना, उनको जरूर देख लेना। मेरा एक आग्रह है आप लोगों से, अगर इसको देखने से पहले अगर आप उसको देखोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर देखें इसको। समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि विसेंट स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था, और विसेंट स्मिथ नाम के इस व्यक्ति ने समुद्रगुप्त के बारे में कहा कि भैया साहब, ये जो समुद्रगुप्त है, ये इसे भारत का नेपोलियन कहता हूँ मैं। क्या कहता हूँ? इसने कहा ऐसा कि मैं इसे भारत का नेपोलियन कहता हूँ। अब ये भारत का नेपोलियन कहा था इसको, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। या तो ऐसा पूछेगा या फिर ऐसा पूछेगा किसने कहा है भारत का नेपोलियन। तो ये कहा था विसेंट स्मिथ ने, कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी। ये उपाधि का उल्लेख बताऊंगा मैं आपको कहाँ से हुआ था। इसने उपाधि धारण की थी कविराज की। तो ये कविराज की, हालांकि एक और उपाधि है इसकी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उपाधि कविराज की इसकी, तो कविराज की इसने उपाधि धारण की थी। और इसका मेन एक कवि था, इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। दरबारी कवि का थोड़ा सा आपको याद रखना है नाम। दरबारी कवि था इसका हरिसेन। ये तीन बातें तो थोड़ी सी इसकी बेसिक बातें हैं। अब ये तो बेसिक बातें हो गई। अब मैं बात करता हूँ इसकी राजधानी की। ये थोड़ा सा बेसिक बातें आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी की। इसने राजधानी बनाया था किसको? सबसे पहले राजधानी बनाई, देखो सभी की राजधानी वैसे पाटलिपुत्र ही रही है भाई। चंद्रगुप्त की भी राजधानी क्या थी? चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। इसकी भी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। सबसे पहले इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। हरिसेन नाम का जो कवि है, उसने इसकी रचना की है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सारी बातों का बारे में बताया हरिसेन नामक व्यक्ति ने, क्योंकि उसकी रचना उसने की थी भाई। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वैसे तो ये कौशाम्बी में था और अशोक का था, बाद में इसे इलाहाबाद लाया गया है ना, अकबर। तो कहने का मतलब ये है कि पाटलिपुत्र जो था, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का वह शासक है जिसने लगभग 100 युद्धों को जीता था। ये 100 युद्ध की बात भी वहीं से हमें प्राप्त हुई है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अभी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में बता दूंगा मैं आपको, डिटेल से पढ़ा दूंगा उसके बारे में। पर पहले देखो कि इसने कैसे कैसे साम्राज्य का विस्तार किया था। पाटलिपुत्र से जीतकर इसने ऊपर वाले क्षेत्र को जीतना प्रारंभ किया। ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता था दोस्तों आर्यावर्त। क्या कहलाता था? यानी कि ऊपर वाला क्षेत्र, यानी कि पाटलिपुत्र के ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता था क्या? आर्यावर्त। कहते हैं कि इसने आर्यावर्त के लगभग 9 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को हराया था इसने। यानी कि आर्यावर्त के लगभग 9 राजाओं को हराने वाला आदमी यही था। फिर इसके बाद यह आर्यावर्त से नीचे की तरफ गया, यानी कि पाटलिपुत्र से नीचे की ओर गया। किधर? अपने विंध्याचल साइड आया, मध्य प्रदेश साइड। कहते हैं कि इस विंध्याचल प्रदेश वाला जो भाग था ना, उसे कहा जाता था आठविक प्रदेश। क्या बोलते थे इसको? आठविक प्रदेश कहा जाता था। आठविक प्रदेश के लगभग 18 राजाओं को हराया था इसने। आठविक प्रदेश के 18 राजाओं को हराने वाला आदमी था ये। फिर इसके बाद में दक्षिण भारत की तरफ भी गया था ये। दक्षिण भारत में ये गया, और दक्षिण भारत के लगभग, कहते हैं कि लगभग, ये दक्षिण भारत है दोस्तों, दक्षिण भारत में लगभग इसने, कहते हैं कि 12 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को? 12 राजाओं को इसने हराया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। समझ में आया क्या? पाटलिपुत्र से पहले ऊपर गया, आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, पाटलिपुत्र के नीचे गया, आठविक प्रदेश, 8 से आठविक, 8 से 18, यानी कि 18 राजाओं को आठविक में हराया इसने। आर्यावर्त में 9 को हराया था। दक्षिण भारत में लगभग 12 राजाओं को इसने हराया था। अब मैं आपको बात बताता हूँ काम की। देखो, अब इसके आसपास ऐसा नहीं था कि इसमें आसपास कोई राजा नहीं थे, और भी राजा थे आसपास, और भी लोग रहते थे। जैसे इधर वंश था अलग, इधर अलग वंश था, इधर अलग वंश था। देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता था, ये पश्चिम वाला क्षेत्र कहलाता था, यानी कि पश्चिम भारत है
ये आपका पश्चिम भारत है, ये पश्चिम भारत हो गया आपका। पश्चिम भारत में यहाँ एक वंश हुआ करता था वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये वाला, इस वाला क्षेत्र को कहते थे हम उत्तर पश्चिम भारत, थोड़ा उत्तर थोड़ा पश्चिम भारत। इस क्षेत्र में कौन कौन से वंश थे? इस क्षेत्र में एक तो थे कुषाण, कुषाण वंश इधर ही था, साथ ही साथ इधर थे शक, शक और कुषाण, ये थे किधर आपके, इधर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ। इधर की साइड कौन थे? तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा ना आपका, इस वाले क्षेत्र का नाम था उत्तर पूर्व भारत। और इस उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से वंश थे? तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें जैसे एक तो था आपका कामरूप प्रदेश, कामरूप था इधर, समतट था, समतट, डावोक भी इधर ही था, डावोक, डावोक इधर ही था, नेपाल इधर ही है, नेपाल भी, कामरूप, समतट, डावोक और नेपाल, ऐसे करके उत्तर पूर्वी भारत में कुछ क्षेत्र प्रांत पड़ते थे। इनका शासन इधर चल रहा है, इनका शासन उत्तर पश्चिम में चल रहा है, इधर पश्चिम भारत में वाकाटक वंश था। ध्यान देना, अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसने जहाँ जहाँ शासन किया ना, वहाँ पर अलग अलग नीति अपनाता था। इस आदमी ने क्या किया, जैसे दक्षिण भारत से ये वापस लौट रहा था, दक्षिण भारत के राजाओं के साथ इसने एक चीज़ अपनाई थी। क्या चीज़ अपनाई थी? इसने यहाँ एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम था मोक्ष अनुग्रह। कहते हैं कि इसने यहाँ पर मोक्ष अनुग्रह की नीति को अपनाया था, मोक्ष अनुग्रह या ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ये नीति अपनाई थी। अब ये नीति का अर्थ क्या होता है? कहते हैं कि ऐसा बताते हैं कि समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के राजाओं से उनका क्षेत्र जीतने के बाद वहाँ पे राजाओं को क्या करता था, ये मान लो राजा को हरा दिया, हराने के बाद ये जानता था कि राजा को थोड़ा तड़पाते हैं, राजा से पूछता था, ले बोले अब क्या करेगा, तेरे पास तो कुछ नहीं थे, तू तो बेरोजगार हो गया, बोले अब तेरे पास है क्या? बोले है तो कुछ नहीं। बोले एक काम कर, मेरे यहाँ नौकरी कर ले। तो कहते हैं कि वो क्या करता था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह करता था, उनको अपने ही यहाँ पर कर लेता था, क्या सामंत बना लेता था, और सामंत बनाने के बाद कुछ समय तक वहाँ पर अपना राज्यपाठ करता था। बाद में जाते वक्त वो क्षेत्र उसी राजा को सौंप देता था, भाई जिससे लूटता था उसी को देकर चला जाता था। क्यों ऐसा क्यों करता था? इसका कारण था, ये जानता था कि मेरे जो पहले मौर्य आए ना, उनका अंत ऐसे ही हुआ है। भाई मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था, वृहदत्त से पहले अशोक और सब आए हैं, सबका यही हुआ। अशोक के शासनकाल में काफ़ी लंबा चौड़ा शासनकाल हुआ था, साम्राज्य भी काफ़ी हुआ। पतन क्यों हो गया? क्योंकि साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। उतना ही तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सोर, यानी कि उतना ही पाँव फैलाइए जितना पलंग लंबा चौड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पता था कि साम्राज्य ज़्यादा हो जाएगा तो संभाल नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है, पतन हो जाएगा। इस वजह से आदमी ज़्यादा साम्राज्य जो है नहीं चाहता था। इसने क्या किया, साम्राज्य तो चाहता था ये, तभी तो इतना सारा काम किया इसने, लेकिन ये छोड़कर चला जाता था उसी राजा को देकर, ताकि वो भी क्या याद करेंगे, यार ऐसा भी कोई राजा आया था, है ना। तो ऐसे करके छोड़ जाता था। उस पद्धति को कहते थे ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ये पद्धति को अपनाया था इसने, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे कहानी सुनना ध्यान से। अब जैसे ही यहाँ से ये लौटा, कहते हैं कि दक्षिण भारत से जैसे लौट रहा था, तब दिक्कत हो गई किनको, कुषाणों को और शक को, कामरूप, समतट, डावोक और नेपाल को। यहाँ के राजाओं ने कहा, बोला अब तो पक्का अपना नंबर है, ये पक्का मारेगा। तब कहते हैं कि आधे लोग तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये लौटा, यहाँ से ऊपर लौट रहा था, तब ये उत्तर पश्चिम पूर्व भारत के जो लोग थे ना, इन लोगों ने और इधर के लोगों ने समुद्रगुप्त के सामने तीन चीज़ें रखी।
3 तरह से लोग समुद्रगुप्त के पास आए और 3 चीज़ें लेकर आए। क्या क्या लेकर आए, ध्यान दो। कहते हैं कि लौट रहा था ना, लौट रहा था ये, और लौटते वक्त ही 3 चीज़ें सामने आती है। 3 सभी लोगों के 3 अलग अलग काम आए सामने। सबसे पहले अगर बात करें हम तो सबसे पहले आता है गुरुआत्मक। दूसरा, एक पहला तो ये आया आत्मदक, गुरात्मतक, और दूसरा आया था कन्या पायन या कन्योपायन बोल सकते हैं आप, और तीसरा आया था आत्म निवेदन। ये 3 तरह से लोगों ने बातें बताई। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ, टेंशन लो। 3 चीजें आई थी। पहला गुरुआत्मदक, पहली बात तो ये आई। दूसरा आया कन्यो पायन, और तीसरी बात आई थी कौन सी, आत्मनिवेदन। अब इनका अर्थ क्या होता, देखो। गुरात्मदक, कन्योपायन, आत्मनिवेदन। पहला जो है उसमें एक आ गया कि भाई देखो, आप वैसे लूटोगे, लूट कर हमारी इज्जत भी है भाई, थोड़ी बहुत इज्जत हमारी भी है। तो कहते हैं कि यहाँ के राजाओं ने कहा कि भाई थोड़ी बहुत, इधर के लोगों ने भी कहा, इधर के लोगों ने भी कहा, और इधर के लोगों ने भी कहा कि देखो थोड़ी बहुत इज्जत हमारी भी है भाई, थोड़ा सा आप थोड़ा इतना तो ध्यान दो कि हम भी राजा है, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है। तो आप हमें एक काम करो, स्वतंत्र राजा घोषित कर दो, बाकी तुम्हें हम थोड़ा सा जो आप मांगोगे उस हिसाब से हम चलेंगे, जैसे आप चलाओगे वैसे चलेंगे, लेकिन हमें मारना मत और हमें बेदखल मत करना। पहली बात तो ये, तो ये तो था, ये बात हो गई। कुछ राजा ऐसे डरे जिन्होंने संबंध बनाना चालू कर दिए। भाई जब कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो संबंध निकाल लेते लोग। तो ऐसे ही संबंध निकाले, बोले हमारी कन्या का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर देते हैं ताकि ये समुद्रगुप्त हमें बचा देगा। तो काफ़ी लोगों ने कन्या दान करने की कोशिश की, कन्या से विवाह करवा दिया। कुछ लोगों ने आत्मनिवेदन कर दिया पहले ही कि बोले लो महाराज, हम तो राज गद्दी छोड़ रहे हैं, आप आओ बैठो। तो काफ़ी लोगों ने आत्मनिवेदन भी किया। इस प्रकार से 3 चीज़ें सामने आई। समुद्रगुप्त के दिल में भी थोड़ी सी जगह बनी, और समुद्रगुप्त ने कहा कि भाई देखो, आप लोग की बात मैं सुन रहा हूँ, माना कि आप लोग के साथ ये समस्या है, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पर आप लोग एक काम करो, मेरी भी बात सुनो। बोले क्या बात? बोले बात ये है कि मेरा एक काम है। बोले क्या काम? बोले मैं एक शर्त रख रहा हूँ। बोले क्या शर्त? सारे बोले सभी क्या शर्त रख रहे हो? बोले मैं शर्त रख रहा हूँ कि कर दानम, यानी कि सर्व कर दानम। सबसे पहले ये बात बोलता है सर्व कर दानम, सर्व कर दानम। आज्ञाकरणम, सर्व कर दानम आज्ञाकरणम, सर्व कर दानम आज्ञाकरणम, प्रणाम गमन लवल। बोले ये क्या है? बोले बात यह है कि सर्व कर दानम आज्ञाकरणम, सर्व कर दानम आज्ञाकरणम, प्रणाम गमन। बोले सभी को एक समान कर देना पड़ेगा, सभी को कर देना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अगर कोई बात बोलूँगा, घोषणा करूँगा, चाहे मैं पाटलिपुत्र से घोषणा करूँ, वो घोषणा आपके प्रांत में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए स्पेशल अलाउंस करवा दूंगा या ऐसा कुछ करूँगा। बोले मैं वहाँ से आज्ञा करूँगा तो आपके यहाँ ऑटोमेटिक उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अलग से कुछ नियम चला रहे हो, मेरे नियम का कोई पालन नहीं हो रहा हो। मैं कहीं से भी बैठ कर नियम लगाऊंगा, वो नियम आपके यहाँ ऑटोमेटिक ही लागू हो जाएंगे और आपको मानना पड़ेगा। बोले माना, सबने मान लिया। प्रणाम गमन, और मुझे समय समय पर आकर मेरे से मिलना भी है, और
आकर मिलना है मुझे, और समय समय पर राजपाट की जानकारी भी देना है मुझे, क्या चल रहा है राज्य में। हाँ, और प्रणाम करके वापस चले जाना, रुकना, ज़्यादा देर है नहीं मेरे पास समय का अभाव है। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये बात बोली थी किसने, समुद्रगुप्त ने, सर्व कर दानम आज्ञा करणम प्रणाम गमन। तो ये इस प्रकार से। और दोस्तों अब आप कहोगे सर ये वाकाटक वंश पर क्या समुद्रगुप्त ने अधिकार किया था? तो जी बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वाकाटक वंश समुद्रगुप्त जानता था कि जब चिंगारी से चिंगारी भिड़ेगी तो हो सकता है कि चिंगारी से चिंगारी यानी कि खतरनाक चीज़ से खतरनाक चीज़ भिड़ेगी तो परिणाम कुछ खतरनाक हो सकते हैं। इस वजह से समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के साथ छेड़खानी नहीं की थी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझा देता हूँ। देखो, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, सबसे पहले ऊपर गया, आर्यावर्त के 9 राजाओं को जीता था, यानी कि कहते हैं कि हिमालय तक जीत लिया था इसने। तो 9 राजाओं को ऊपर आर्यावर्त में हराया, 8वें प्रदेश में 18 राजा को हराया, और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था इसने। जाते वक्त इसने दक्षिण भारत में एक नीति अपनाई थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। इनके साथ 8वें प्रदेश के साथ भी अपनाई थी इसने, प्रभोज भरण करके एक नीति अपनाई थी, प्रभोज भरण करके एक नीति अपनाई थी, और सेना मतलब अपने ही कब्जे में कर लेता था और उन्हीं की सेनाओं को अपने साथ शामिल कर लेता था। ऐसे करके अपनी सेनाएं बढ़ाई थी। मतलब जैसे मान लो कोई राजा को हराया, हराने के बाद जो राजा की सेना है ना, उस राजा समेत उस सेना को अपने में शामिल कर लेता था, उसे बोलते प्रभोज भरण करके एक नीति आती थी, वो नीति अपनाई थी इसने यहाँ 8वें प्रदेश में। दक्षिण भारत में गृह मोक्ष अनुग्रह अपनाई थी, और जाते वक्त ऊपर जा रहा था तब ये सारे कांप गए। तो लौटते वक्त 3 चीज़ आती है, गुरुआत्मदक और कन्योपायन और आत्मनिवेदन। यानी कि आत्मनिवेदन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। मतलब खुद जैसे दोषी पकड़ने जाते पुलिस, तो दोषी पहले आके बोल देता है कि हाँ मैं दोषी हूँ। ऐसे करके इन लोगों ने बोला कि बोले हम तो आपके ही है, ये प्रांत जाने आप जानो, बस हमें मारना मत बस। तो आत्मनिवेदन में तो ऐसा हो गया, कुछ लोगों ने कन्या का विवाह करवा दिया समुद्रगुप्त के साथ, ऐसे समधी बन गए। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम स्वतंत्र है, थोड़ी बहुत हमारी भी स्वतंत्र रहने दो, हमारी भी थोड़ी बहुत इज्जत है, उसको बने रहने दो, आप जो कहोगे वैसा मानेंगे हम। तब समुद्रगुप्त ने तीनों चीज़ों को ध्यान में सुनकर एक बात बोली थी, सर्व करदानम आज्ञा करणम और प्रणाम गमन। यानी कि सर्व करदानम सभी को कर देना पड़ेगा, समय समय पर कर देना पड़ेगा। मेरी आज्ञा का पालन मैं कहीं भी बैठ के आज्ञा करूं तो आपको मानना पड़ेगा, आपके यहाँ ऑटोमेटिक लागू हो जाएगी वो आज्ञा। और साथ ही साथ प्रणाम गमन, यानी कि आप जब जब भी आओगे तो प्रणाम करके ही आओगे, प्रणाम करके ही जाओगे। ये सारी बातें थी। अब समुद्रगुप्त के बारे में आगे कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। अब ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग फटाफट। देखिए अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान देना, समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से उल्लेख मिलता है, ये सारी बातें कहाँ पता चलती है हमें, तो ये बात थोड़ा बता देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति लिखो आप, है ना, स्तंभ लेख में से। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या क्या बातें आती है, ध्यान से सुनना। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में उल्लेख मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो था पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसे कहा लाया गया इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम इसीलिए पड़ा, इलाहाबाद से क्या हो गया था, इलाहाबाद से प्रयाग हो गया था। ये आज वर्तमान में प्रयागराज हो गया, बीच में इलाहाबाद हो गया था। योगी जी आए वापस इसको प्रयागराज करवा गए नहीं, अभी यही है, तो प्रयागराज हो गया। फिर ध्यान देना दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में उल्लेख मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक के रचनाकार हैं उनका नाम क्या है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो है उनका नाम है, रचनाकार उनका नाम है श्रीमान श्री श्री 108 हरिसेन महाराज, हरिसेन जी, जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था। परंतु जो इसको उत्कीर्ण करने वाला, यानी कि स्तंभ पर उत्कीर्ण किसने किया था, अगर प्रश्न ऐसा आया कि मान लो उत्कीर्ण किसने किया था पत्थर के ऊपर, तो उस उत्कीर्ण किया था दोस्तों तलबट ने। किसने किया था, तलबट। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि पत्थर पर उत्कीर्ण किया किसने था। भाई रचना तो चलो हरिसेन ने कर दी, पत्थर पर
यानी कि स्तंभ पर उत्कीर्ण करने वाला आदमी था तलबट। ये थोड़ा सा आपको याद करना है स्पेशली। प्रयाग प्रस्तुति के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के बारे में कहते हैं कि कई राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अब किस किस के बारे में उल्लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख वैसे तो अशोक ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? अशोक ने, यानी कि अशोक का ही है ये तो सबसे पहले तो मौर्य काल का अशोक आएगा, यानी कि अशोक के समय का है, अशोक के समय का है। इसमें उल्लेख किस किस का मिलता है? तो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में मिलता है? समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद में अकबर लाया था, तो अकबर का भी इसमें उल्लेख मिलता है। और इसमें मुगल बादशाह जहांगीर का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। लगभग 3 वंश का उल्लेख मिलता है इसमें, 3 वंशों का उल्लेख इसमें मिलता है। अशोक का उल्लेख मिलता है। अशोक आप सभी को पता है किस काल का है भाई? अशोक तो मौर्य काल का है, ये गुप्त काल का है। समुद्रगुप्त यानी कि एक काल ही हो गया, और ये दोनों मुगल काल के हैं। तो 3 वंशों की टोटल इसमें जानकारी मिलती है। और इसमें बीरबल की भी जानकारी थोड़ी सी मिलती है, लेकिन बीरबल का यहाँ पर वंश नहीं देखेंगे। यहाँ पर अशोक, समुद्रगुप्त और अपने अकबर और जहांगीर, यानी कि 2 मुगल, एक गुप्त और एक मौर्य, टोटल 3 वंशों की जानकारी इसमें मिलती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब प्रयाग प्रस्तुति के बारे में और भी बातें आती हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या बातें हैं? समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त को इसी प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में कहा गया है कि इसने 100 गांव थे इसके, 100 गांव मतलब 100 युद्धों को जीता था इसने। कितने युद्धों को? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता कहा गया है इसमें। याद रखना, ये बात हमें यहीं से मिली है। दूसरी बात, समुद्रगुप्त को यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि इससे समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि धारण की थी इसने। कौन सी उपाधि? कविराज की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त में। हालांकि बता चुका हूँ मैं पहले, लेकिन फिर बता रहा हूँ। फिर प्रयाग प्रस्तुति के बारे में उल्लेख मिलता है कि प्रयाग प्रस्तुति जो अभिलेख है इसमें क्या है, ये कैसी भाषा है, इसकी कौन सी शैली है? तो ध्यान देना, संस्कृत भाषा का प्रयोग ज़्यादातर हुआ है। संस्कृत भाषा, चंपू शैली। चंपू शैली क्या बोलते हैं दोस्तों? चंपू शैली उससे बोलते हैं जिसमें गद्य और पद्य को मिलाकर दोनों का प्रयोग हुआ हो, उसे चंपू शैली कहते हैं। यानी कि प्रयाग प्रस्तुति में चंपू शैली में लिखी गई है। फिर बात करें लिपि कौन सी है, तो लिपि का भी प्रश्न पूछ लेता है। तो लिपि सर्वाधिक किसमें हुई है? ब्राह्मी लिपि। वैसे अशोक की शिलालेखों में 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ है। आरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और ग्रीक, 4 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग, लिपि का प्रयोग हुआ था अशोक के शिलालेखों में। पर यहाँ पर प्रयाग में ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग हुआ है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये प्रयाग प्रस्तुति के बारे में दोस्तों बेसिक जानकारी थी। अब मैं बात करता हूँ समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों के बारे में। भाई समुद्रगुप्त के सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे इसके समय। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी के समय जारी हुए थे। तो थोड़ा सा इसके सोने के सिक्के की बात कर लेते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं, अब ध्यान देना आगे। इसके सोने के सिक्के जो थे लगभग हिस्सा बताते हैं, 4-6 प्रकार के सोने के सिक्के इसके बताते हैं। कुछ मैं महत्वपूर्ण जो है वो बता देता हूँ आपको। देखिए, कुछ सोने के सिक्के हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी के समय जारी हुए थे। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जो है वो सर्वाधिक जारी हुए थे इसके समय, सर्वाधिक जारी हुए थे इसके समय। और कौन कौन से हुए हैं? तो सबसे पहले गरुड़धारी, यानी कि इनका प्रतीक चिन्ह था ना गुप्त का, गुप्त का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही था। तो गरुड़धारी सिक्के जारी हुए थे। साथ ही साथ दूसरे सिक्के जो हुए थे वो धनुर्धारी हुए थे। धनुर्धारी सिक्के। तीसरा जैसे परशु नाम के सिक्के भी जारी हुए थे। तो गरुड़धारी, धनुर्धारी, और चौथा है अश्वमेघ नाम के सिक्के भी इसने जारी करवाए थे। अश्वमेघ कहते हैं कि इसी अश्वमेघ से पता चलता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। ऐसी जानकारी इसी सिक्कों से पता चलती है हमें कि भाई समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था, कोई अश्वमेघ यज्ञ करवाया था इसने। इसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो गरुड़धारी हो गया, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, ये कुछ इसने सिक्के जारी करवाए थे। महत्वपूर्ण यही है इसके। अब आगे ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब मैं आगे बात करता हूँ। समुद्रगुप्त जो था
एक नगाड़ा बजाया करता था दोस्तों। ये नगाड़ा का बड़ा शौकीन था। नगाड़ा जानते हैं आप लोग? ना सोएंगे ना सोने देंगे, नगाड़ा है ना। तो नगाड़ा बजाया जाता था और नगाड़ा बजाने का बड़ा शौक था इसको। समुद्रगुप्त ने एक और सिक्का जारी किया था दोस्तों, भूल गया मैं, याद करवा, अच्छा हुआ याद आ गया। इसने एक वीणावर्धन नाम का सिक्का भी जारी करवाया था। वीणावर्धन, कहते हैं कि ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट भयंकर आईएमपी, भयंकरी आईएमपी है। तो वीणावर्धन यानी कि वीणावर्धन यानी कि वीणा बजाने का, कहते हैं कि वीणा वाला जो है सिक्का इसने जारी किया था। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये प्रश्न आईएमपी है। इस प्रकार से दोस्तों समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है 375 में समाप्त हो जाता है और समुद्रगुप्त के बाद में अगला शासक हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और इस छोटे से परिवार को भी बड़ा करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से गुप्तकाल करवा दूंगा मैं, आपका करवा ही दूंगा जैसे तैसे करके, बिल्कुल करवा देंगे पूरा। भाई हो ही गया वैसे, अब ये यहाँ तक पहुँच गए, 1-2 ही बच्चे, अब तो ज़्यादा नहीं बच्चे हैं, तो करवा देंगे जल्दी, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लिंक हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद सभी को, नमस्कार।